I never made it, but I know what it takes. I'm motivated. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द चैनल इजी मेडिकल स्टडी। आज हम बात करेंगे पेप्टिक अल्सर के बारे में, लेकिन उससे पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है स्टमक का, एक बार आप उसको ज़रूर देख लें अगर आपने स्टमक के बारे में पढ़ा नहीं है तो। अगर आपने पढ़ा है तो आपको ईजी लगेगा समझने में, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक तो ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पेप्टिक अल्सर का मतलब होता है डीजनरेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोजा या फिर नेक्रोसिस ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोजा। जो म्यूकोजल लेयर जो हमारे स्टमक के अंदर की जो इनर लेयर होती है उसका डीजनरेशन होना या फिर उसका नेक्रोसिस होना, उसको हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। ये होता है मेनली ड्यू टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर पेप्सिन की वजह से। ठीक है, अब मोस्ट कॉमन साइट इस पेप्टिक अल्सर का मोस्ट कॉमन साइट होता है वो है या तो ड्यूडेनम या फिर स्टमक का पार्ट। ठीक है, ये जो पेप्टिक अल्सर होता है ये होता है दो टाइप का, एक एक्यूट होता है और दूसरा होता है क्रॉनिक। होते हैं दो टाइप के, एक्यूट एंड क्रॉनिक। अब हम इसको आगे चल के और डीप में पढ़ेंगे। पहले जानेंगे हम एक्यूट के बारे में, फिर हम जानेंगे क्रॉनिक के बारे में। तो एक्यूट पेप्टिक अल्सर या फिर स्ट्रेस अल्सर, ठीक है, मोस्टली क्योंकि एक्यूट पेप्टिक अल्सर स्ट्रेस की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है मल्टीपल स्मॉल म्यूकोजल इरोजन, और कॉमनली ये होता है स्टमक, और बहुत ही ओकेजनली ये ड्यूडेनम में अल्सर होता है इसकी वजह से। अब इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या क्या, एक तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, दूसरा फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में जैसे शॉक, सीवियर ट्रॉमा, सेप्टिसेमिया, एक्सटेंसिव बर्न, उसको हम बोलते हैं कर्लिंग अल्सर भी। फिर इंट्राक्रेनियल लीजन्स को हम कुशन अल्सर भी बोलेंगे। फिर ड्रग इंटेक जैसे कि एस्प्रिन, स्टेरॉइड्स या बुटाजोलाइड या इंडोमेथासिन। फिर लोकल इरिटेंट्स जैसे कि अल्कोहल हो गया, कॉफ़ी हो गया, या ड्यू टू स्मोक। ठीक है, तो ये थे आपके इटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ एक्यूट। तो अगर हम बात करें पैथोजेनेसिस के बारे में, तो ये जो सारे इटियोलॉजिकल फैक्टर हैं इनकी वजह से क्या होता है, एसिड का हाइपर सिक्रीशन होता है। अगर हम बात करें कर्लिंग अल्सर के बारे में, तो कर्लिंग अल्सर में क्या होता है, हाइपर इंजरी, बर्न इंजरी की वजह से क्या होता है, डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन होने की वजह से क्या होगा, एपिथेलियल सेल वापस रीजनरेट नहीं करेंगी, और जब एपिथेलियल सेल वापस रीजनरेट नहीं करेगी तो अल्सर होगा एसिड की वजह से। अगर हम बात करते हैं कुशिन्स अल्सर के बारे में, तो कुशिन अल्सर में क्या होता है, इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ जाता है। इंट्राक्रेनियल टेंशन कब बढ़ता है, जब कोई हेड इंजरी होती है या फिर मेनिंजीज की इंजरी होती है। ठीक है, और जब इंट्राक्रेनियल टेंशन जब बढ़ जाता है तो वैगस नर्व स्टिमुलेट करता है किसको, एसिटाइल कोलिन को। और जैसा कि आपको पता होगा एसिटाइल कोलिन आपके पैराइटल सेल्स को इरिटेट करते हैं, और इसकी वजह से क्या होगा, एसिड का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, और जब एसिड का सिक्रेशन बढ़ जाएगा तो ये अल्सर करेगा। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्यूट पेप्टिक अल्सर। हम बात करते हैं क्रोनिक पेप्टिक अल्सर के बारे में। क्रोनिक, जैसा कि आपको बताया, क्रोनिक मतलब फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, और क्रोनिक पेप्टिक अल्सर मीन्स गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर। इसके कॉमन साइट्स कहाँ कहाँ पे हैं, ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट टुवर्ड्स द एंटीरियर वॉल, फिर एंट्रम में टुवर्ड्स द लेसर कर्वेचर, तीसरा कॉमन ईसोफेगियल जंक्शन। अब इसके कॉजेज़ क्या क्या है, एक तो एच पाइलोरी बैक्टीरिया हो गया, एच पाइलोरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फिर एनासाइड्स की वजह से, फिर ड्यू टू यूरेमिया, ड्यू टू स्मोकिंग। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करें, ड्यूडेनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर को, तो ड्यूडेनल अल्सर इज़ मोर कॉमन देन गैस्ट्रिक अल्सर। ड्यूडेनल अल्सर इज़ 4 टाइम मोर कॉमन देन गैस्ट्रिक अल्सर, और ड्यूडेनल अल्सर ये 25 to 50 ईयर्स के बीच में होता है, और जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है ये 50 to 59 ईयर्स के बीच में होता है ज़्यादातर। ठीक है, और इन दोनों में ही मोस्ट कॉमनली मेल्स में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो अगर हम बात करें इटियोलॉजिकल फैक्टर की, तो दोनों ही अल्सर एच पाइलोरी से एसोसिएटेड हैं। ठीक है, लेकिन जो ड्यूडेनल अल्सर है वो एच पाइलोरी इन्फेक्शन से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली एसोसिएटेड है। अगर हम गैस्ट्रिक अल्सर की अगर हम बात करें
तो एच पाइलोरिस इन्फेक्शन से तो होता ही है, लेकिन ये डिओडनल अल्सर से वीक होता है। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट आप समझिएगा कि जो एच पाइलोरी इन्फेक्शन होता है ये स्टिमुलेट करता है पैराइटल सेल को मोर एसिड सिक्रीशन में, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपरक्लोरीहाइड्रिया होता है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, डिओडनल अल्सर। लेकिन अगर आप गैस्ट्रिक अल्सर में अगर आप देखें तो मान लीजिए एच पाइलोरी बैक्टीरिया इन्फेक्शन करा रहा है और एसिड का सिक्रीशन उतना नहीं होता है। ठीक है, और आपका जो म्यूकोजल लाइनिंग, लेकिन आपका जो म्यूकोजल लाइनिंग है वो सेंसिटिव है, अपने आप में सेंसिटिव है। मतलब कि समझिएगा कि डैमेजिंग फैक्टर तो यहाँ पे लो हो गया है, लेकिन जो म्यूकोजल लाइनिंग है वो अपने आप में सेंसिटिव है, तो मतलब कि यहाँ पे हो गया क्या, गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब इसमें एक और रीज़न है एनासाइड्स। एनासाइड की वजह से क्या होता है, कॉक्स एंजाइम ब्लॉक होता है, उसकी वजह से क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन रुक जाता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, हमारी म्यूकोजल लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो जब प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन जब रुक गया तो म्यूकोजल लाइनिंग भी डैमेज होने लगेगी एसिड की वजह से, जिसकी वजह से एक और रीज़न हो गया आपका अल्सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर में। तो कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन जब खाना खाएगा, खाना खाने के बाद डाइजेशन होगा, डाइजेशन होते ही जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें क्या होगा, आपकी सिक्रेटरी एक्टिविटीज़ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है जो डिओडनल अल्सर है वो एसिड की वजह से था। जब खाने का डाइजेशन होगा तो इंटेस्टाइन में क्या होगा, एल्कलाइन के सिक्रीशन बढ़ जाएगा। जब एल्कलाइन का सिक्रीशन बढ़ेगा तो जो डिओडनल अल्सर की वजह से जो पेन हो रहा था ना वो कम हो जाएगा। ठीक है, एक फैक्टर ये हो गया। दूसरा, जब एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन जब खाना खाएगा तो उसके स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट होगा। जैसे ही फूड एंटर करेगा स्टमक में तो जो स्पिंस्टर प्रेजेंट होते हैं, एक तो आपके इसोफेजियल स्टमक जंक्शन पे होता है और एक होता है आपके डिओडनल स्टमक जंक्शन पे। तो ये जो स्पिंस्टर होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, और जब फूड का डाइजेशन होता है स्टमक के अंदर तो एसिड की वजह से एसिड सिक्रीट होने लगता है। तो जब स्पिंस्टर जब कॉन्ट्रैक्ट हुए रहेंगे तो ये एसिड आसानी से फिर इंटेस्टाइन की तरफ नहीं जाते हैं, जंक्शन को क्रॉस नहीं करेंगे। तो फिर जो पेन, जो एसिड की वजह से जो पेन होता है उस वक्त के टाइम के लिए फिर वापस फिर से इसमें भी कम हो जाएगा। तो वो जो पर्टिकुलर पर्सन था जिसको एपिगैस्ट्रिक पेन थी वो बार बार ये सोचेगा कि मैं खाना खाऊं, अगर मैं खाना खाऊंगा तो मुझे पेन से रिलीफ मिला रहेगा। तो ऐसे पर्टिकुलर इंसान में आप देखोगे उसका वेट गेन हुआ है। ये था क्लिनिकल फीचर आपके डिओडनल अल्सर का। अब अगर हम बात करते हैं गैस्ट्रिक अल्सर की, तो अब आपको जैसे पता है अल्सर कहाँ पे, स्टमक में है। तो अब जो पार्टिकुलर जो पेशेंट है वो जब भी खाना खाएगा तो खाना खाते ही स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट होगा। जब डाइजेशन स्टार्ट होगा तो एसिड का सिक्रेशन बढ़ेगा, और जब एसिड का सिक्रेशन बढ़ेगा तो वो अल्सर को और बढ़ाएगा, वो और पेन करेगा। तो अब इससे क्या होगा, पेशेंट को डर लग जाएगा। जो बंदा था जिसको पेप्टिक अल्सर हो रखा है उसको और डर लगेगा खाना खाने से, तो वो खाना खाने से और डरेगा, क्योंकि जब भी वो खाना खाएगा तब भी उसको डर होगा, तब भी उसे पेन होगा। तो इसी वजह से वो खाने को अवॉइड करेगा, और इसी वजह से उसकी फिजिक और लीन हो जाएगी। तो जो पेप्टिक अल्सर वाला बंदा होता है, जो पेप्टिक अल्सर वाला जो पेशेंट होता है उसकी फिजिक लीन होगी, और जो डिओडिनल अल्सर वाला बंदा है जो पेशेंट है उसकी फिजिक और ओवरवेट होगी। ठीक है, इसके बाद अगर आप माइक्रोस्कोपिकली अगर आप देखोगे तो जो डिओडिनल अल्सर के जो पेशेंट होते हैं उसके अंदर आपको ब्रूनर्स ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी आपको दिखेगी, मतलब कि उनके जो सेल्स होते हैं उनके नंबर्स इंक्रीज कर जाएंगे। लेकिन अगर आप वही गैस्ट्रिक अल्सर की अगर आप देखोगे तो गैस्ट्रिक अल्सर में डिओडिनल से कोई रिलेशन नहीं होता है, तो उसमें आपको ब्रूनर ग्लैंड नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर अगर आप डिओडिनल अल्सर की आप अगर बात करते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि डिओडिनल अल्सर कभी भी मैलिग्नेंट नहीं होता है, वो कभी भी मैलिग्नेंसी में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता है, वो हमेशा बिनाइन होता है। और जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है ये फ्यूचर में 100% में से 1% केस में ये मैलिग्नेंसी का ट्रांसफॉर्मेशन ले सकता है। इसलिए हम इस गैस्ट्रिक अल्सर को प्री मैलिग्नेंट भी बोलते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की, तो डिओडिनल अल्सर के केस में जैसा कि आपको पता है कि डिओडिनल अल्सर
फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट में होता है, ठीक है, और वो भी मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व करता है एंटीरियर पार्ट को। लेकिन अगर किसी पेशेंट को अगर वो इन्वॉल्व करता है, अगर ये अल्सर पोस्टीरियर पार्ट को अगर इन्वॉल्व कर लेता है, तो जैसा कि आपको पता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के पीछे होता है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। तो अगर ये अल्सर ज़्यादा सिवियर होता है और इन्वॉल्व करता है पोस्टीरियर पार्ट को, तो फिर गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी से फिर ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, और जब ये ब्लीडिंग स्टार्ट होगी तो ये वॉमिट के थ्रू, हिमेटोमेसिस के थ्रू ये फिर बाहर निकलेगा ईसोफेगस के रास्ते। और नहीं तो वैसे तो मोस्ट कॉमनली अगर ड्यूडल में अगर हुआ है तो ये मेलिना की तरह, मेलिना के फॉर्म में ये आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा स्टूल के फॉर्म में। अब अगर हम बात करें गैस्ट्रिक अल्सर की वहीं पे, तो गैस्ट्रिक अल्सर में वैसे तो ये अफेक्ट करता है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी को, और अब जब ये प्रॉक्सिमल है ईसोफेगस की तरफ, तो ये कॉमनली हमेशा ईसोफेगस के रास्ते में माउथ के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा, वॉमिट के थ्रू, हेमेटोमेसिस जिसको हम बोलते हैं। तो दोनों ही केस में ब्लीडिंग या तो गैस्ट्रिक अल्सर में लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी को डिस्टर्ब करेगी, या फिर ड्यूडेनल अल्सर में गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी को डिस्टर्ब करेगी, ठीक है। अब जैसा कि हमने बात किया था मेलिना और हेमेटोमेसिस के बारे में, मेलिना और हेमेटोमेसिस ये बहुत ही फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन है अल्सर के टाइम पे। तो क्योंकि जब अल्सर होगा तो या तो ये गैस्ट्रिक वॉल को डिस्टर्ब करेगी या तो ड्यूडेनल वॉल को डिस्टर्ब करेगी, और जब गैस्ट्रिक वॉल या ड्यूडेनल वॉल जब डिस्टर्ब होगा तो किसी ना किसी आर्टरीज को भी ये डिस्टर्ब करेगी, तो ब्लीडिंग होगा। तो अब ब्लीडिंग के सोर्स किधर जाते हैं मोस्ट कॉमनली, हम ये वो चीज़ है मेलिना और हेमेटोमेसिस। जैसे कि अगर हम ड्यूडेनल की अगर हम बात करें, तो अगर ड्यूडेनल की तरफ अगर आर्टरीज डिस्टर्ब होती है तो वो मोस्ट कॉमनली मेलिना के फॉर्म लेगी, मतलब कि वो इंटेस्टाइन से होते वो स्टूल के फॉर्म में वो बाहर निकल जाएगी, ब्लैक टार के फॉर्म में होती है, स्टूल के साथ केमिकल मिक्स हो जाएगी। और अगर हम गैस्ट्रिक अल्सर की बात करें तो गैस्ट्रिक अल्सर मोस्ट कॉमनली मतलब हेमेटोमेसिस के फॉर्म से बाहर निकलती है, वॉमिट के फॉर्म में बाहर निकलेगी, क्योंकि ये प्रॉक्सिमल होता है ईसोफेगस के, ठीक है। और जब ये प्रॉक्सिमल हुआ ईसोफेगस के क्योंकि ज़्यादा पास है ये अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, तो ये हमेशा मोस्ट कॉमनली हेमेटोमेसिस या वॉमिट के फॉर्म में ही बाहर निकलती है। तो ये होता है हेमेटोमेसिस एंड मेलिना। हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन की, जिसका नाम है परफोरेशन। परफोरेशन इज अ एक्यूट एब्डोमिनल इमरजेंसी। अब ये होता क्यों है, जैसे कि आपको पता है कि मोस्ट कॉमन पेप्टिक अल्सर होता है ड्यूडेनल अल्सर। ड्यूडेनल अल्सर क्यों? क्योंकि वहाँ पे होता है हाइपर सिक्रेशन ऑफ एसिड। अब जब हाइपर सिक्रेशन ऑफ एसिड होगा तो वो पेरफोरेट होके पैंक्रियास पे भी जा सकता है। तब क्या करेगा वो पैंक्रियाटाइटिस कर देगा। वो पेरफोरेट कंटेंट एस्केप होके वो कहाँ पे जा सकता है, लेसर सैक या फिर टूवर्ड्स पेरिटोनियल कैविटी, तो एक्यूट पेरिटोनाइटिस करा देगा, ठीक है। अब क्या होता है, या फिर स्टमक से गैस रिलीज होके मतलब स्केप करके कहाँ पे जा सकता है, डायफ्राम या और लीवर के बीच में, तो आपको रेडियोलॉजिकली आपको वहाँ पे गैस स्पेस दिखाई देगा, ठीक है। अगर ये ज़्यादा दिन तक रहा तो इसमें क्या होता है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन पेप्टिक अल्सर फॉर डेथ रीजन इज अ परफोरेशन। अब हम नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन की हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन की, जिसका नाम है गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन का मोस्ट कॉमन साइट है ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट, क्योंकि जैसा कि आपको पता है पेप्टिक अल्सर में मोस्ट कॉमन अल्सर है ड्यूडेनल अल्सर। तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है ये ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट पे होता है, ठीक है। यहाँ पे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब यहाँ पे अल्सरेशन जब हुआ तो वहाँ पे एडिमा फॉर्मेशन होगा, और जब वो हील अप होगा तो वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू डिपोजिशन होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, जब वहाँ पे डिपोजिशन जब होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो लूमेन था वो नैरो होना स्टार्ट हो जाएगा, वो नैरो हो जाएगा। तो जब भी पार्टिकुलर पेशेंट जब भी फूड खाएगा तो वहाँ से वो ढंग से फूड पास नहीं होगा, जिसकी वजह से हो गया वहाँ पे गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। अब जब फूड वहाँ से पास नहीं हो पा रहा है तो फूड का डिपोजिशन स्टमक में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इंट्रा गैस्ट्रियल प्रेशर बढ़ जाएगा, और पेशेंट को क्या होगा, बार बार रिपीटेड कोर्स में उसको वॉमिटिंग होगी, ठीक है। अब जब रिपीटेड कोर्स में उसको जब वॉमिटिंग होगी तो एसिड का लॉस होगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब बार बार वॉमिट हो रही है तो खाने के डाइजेशन के साथ जो एसिड था वो भी लॉस होगा।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ HCl हो रहा है। अगर लॉस ऑफ H+ आयंस हो रहा है तो फिर हम वहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस स्टार्ट होगा। अगर Cl जब लॉस होगा तो वहाँ पे हाइपोकैलेमिया स्टार्ट होगा, सॉरी हाइपोक्लोरेमिया स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जब वॉमिट रिपीटेड कोर्स में बार बार वॉमिट हो रहा है तो फ्लूइड का भी लॉस तो होगा ही ना, जाहिर सी बात है। तो जब फ्लूइड का जब लॉस होगा तो यहाँ पे किडनी क्या एक्टिवेट कर देगी, रास सिस्टम, मतलब कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। अब जब रास सिस्टम किडनी एक्टिवेट करेगी तो फिर यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, और जब एल्डोस्टेरॉन का जब सिक्रीशन बढ़ेगा तो फिर क्या होगा ना, क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। और सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन किस कॉस्ट पे होता है, पोटेशियम और H+ आयन का एक्सक्रीशन के एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि बॉडी उसको फिर एक्सक्रीट करना स्टार्ट करेगी, किधर से, यूरिन के थ्रू, ठीक है। अब जब पोटेशियम का जब लॉस होगा तो हम उसको बोलेंगे हाइपोकैलेमिया, और जब H+ आयन का जब लॉस होगा तो हम उसको, जब यूरिन के थ्रू जब लॉस होगा तो हम उसको बोलेंगे एसिडूरिया, ठीक है। अब आप एक यहाँ पे एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, जब बॉडी में H+ आयन का जब लॉस होता है तो हमारी बॉडी H+ आयंस को बचा के रखने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो जब वॉमिट के थ्रू बार बार जब H+ आयंस का जब लॉस हो रहा था तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो रास सिस्टम के टाइम पे भी H+ आयन का भी लॉस हो रहा है। तो हम इसको हम बोलते हैं पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया, ठीक है। अब जब ये लॉस हो गया, अब आपको पेशेंट के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मिटीज़ दिखेंगी वो क्या क्या दिखेंगी, एक तो हाइपोक्लोरेमिक हो गया क्योंकि क्लोराइड का मतलब वो लॉस हो रहा है, हाइपोकैलेमिया दिखेगा क्योंकि पोटेशियम का लॉस हो रहा है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस दिखेगी आपको बॉडी में क्योंकि H+ आयंस का लॉस हो रहा है, और एक पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया आपको दिखेगा, ठीक है, क्योंकि H+ आयन उधर भी लॉस हो रहा था और H+ आयन इधर वॉमिट के टाइम पे भी लॉस हो रहा है, ठीक है।